वेलकम बैक दोस्तों। मैंने ये मूवी मिस कैसे कर दी यार। थैंक यू गाइस फॉर रिक्वेस्टिंग दिस मूवी। एक्चुअली 3 या 4 महीने पहले मैंने एक मलयालम मूवी देखी थी और आज मैं उस मूवी का एक्सप्लेनेशन लाने वाला था। लेकिन इत्तेफाक की बात क्या है, आपको पता है कि उस मूवी का कॉन्सेप्ट और इस मूवी का कॉन्सेप्ट सेम ही है। लेकिन मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। इट्स रियली डैम गुड मूवी यार। जब वो मलयालम मूवी आएगी आप ही कंपेयर कर लेना कि कौन सी मूवी अच्छी है। खैर, इस मूवी का नाम है नांदी, जिसका मतलब है आरंभ, प्रोलॉग। और ये मूवी रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई और हमारे सिटी में ये मूवी अभी भी थिएटर में चल रही है। और इसी तरह ये मूवी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज हुई है, मतलब कुछ दिनों बाद रिलीज हुई थी। और ऑफ कोर्स ये एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इस मूवी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शायद वीडियो लंबी भी हो जाए। इस मूवी को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे और उसी तरह आप खुश भी होंगे। बहुत ही गहरे मैसेजेस है इस मूवी में। तो चलिए बिना बकचोदी किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले प्यार लुटा दो। तो मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर भाई साहब हमको एक छोटा सा मैसेज दिखाते हैं और इसकी मीनिंग कुछ इस तरह से होती है। चाहे 100 गुनहगार बच भी जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा खुद हमारे लीगल सिस्टम ने कहा है। और इसी लीगल सिस्टम ने ये भी कहा है अगर किसी भी बंदे को इंसाफ मिलने में देरी हो जाए तो उस बंदे को अन्याय मिलने के समान है। बहुत ही प्यारा मैसेज है रियली। 2015 तक हमारे इंडिया में कुल मिला के 1400 जेल है और उन जेलों में तकरीबन 3,66,781 प्रिजनर्स है, कैदी है। लेकिन उनमें से 68% मतलब 2,54,000 बेगुनाह भी है और गुनहगार भी है। मतलब ये लोग अंडर ट्रायल कैदी है और पता नहीं ये लोग कितने सालों से उस जेल में सड़ रहे हैं। उसके बाद कुछ पीड़ित लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनों को खोया है। मतलब पुलिस ने इन पर झूठा चार्जशीट लगाया, इनको जेल भेज दिया और इन लोगों का कहना होता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, खामखा पुलिस मेरे बेटे को पकड़ के ले गई। और इसी तरह एक टीनेज लड़की भी अपनी कहानी बता रही होती है और इस लड़की के एक छोटा भाई एक छोटी बहन है और इन दोनों बच्चों को पालने के लिए ये टीनेज लड़की कॉलगर बन गई। मतलब पुलिस ने इस लड़की के बाप को भी अरेस्ट कर लिया। एक्चुअली ये सारा इन्फॉर्मेशन एक बंदा जिसका नाम होता है राजगोपाल राव, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर को दिखा रहा होता है कि हमारे देश की कैसी हालत है, किस तरह से हमारे देश में कुछ लोग बिना जुर्म किए जेल में सजा काट रहे हैं और उन लोगों के अपने बाहर सफर हो रहे हैं। और राजगोपाल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर जल्द से जल्द ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ पर राजगोपाल इस मिनिस्टर के सामने एक सेक्शन का जिक्र करता है और वो है सेक्शन 211। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। और राजगोपाल ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुका होता है ऐसे लोगों का। वो फाइल उस मिनिस्टर को देता है तो वो मिनिस्टर राजगोपाल को वादा करता है कि मैं इसके बारे में पार्लियामेंट में जिक्र करूंगा। उसके बाद हमारे स्टेट की फेमस जेल को दिखाया जाता है, चंचलगुड़ा जेल, जहाँ पर एक वैन आती है और इसी वैन में हमारा हीरो होता है और इसका नाम है सूर्य प्रकाश। तो सारे कैदियों को लाने के बाद पुलिस इन सारे कैदियों को लाइन में खड़ा करती है और एक एक को उनके बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करके जेल आए हो। तो उसी तरह से जब सूर्या की बारी आती है तो सूर्या अपना नाम बोलता है और वहाँ पर रजिस्टर में साइन करता है। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली सूर्या 14 दिन के लिए जेल आया है रिमांड में। उसके बाद एक पुलिस वाला सूर्या को किसी खोपचे में बुलाता है और उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। सूर्या बेचारा उसी तरह से अपना पैंट और शर्ट उतारता है लेकिन वो पुलिस वाला उसकी चड्डी भी उतारने के लिए कहता है। तो सूर्या बहुत ही झिझकते हुए अपनी चड्डी को उतारता है और अपने हाथ ऊपर रखकर वहाँ पर बैठता है। तो यहाँ पर मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, सॉरी फॉर दैट। कल उसके बाद सीन फिर से 5 साल बाद शिफ्ट होता है। वही जेल दिखाई जाती है, वही वैन दिखाई जाती है और इस बार उस वैन से एक बंदा उतरता है और इसका नाम है राधा। अब राधा के बारे में बात करें तो राधा एक्चुअली एक यूट्यूबर है जिसके तकरीबन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। और राधा हर हमेशा अपने चैनल में बड़े लोगों की, सेलिब्रिटीज की कंट्रोवर्सी करते रहता है और पुलिस इसे जेल लाती रहती है। इस तरह से राधा तकरीबन 4 या 5 बार जेल आ चुका होता है। और राधा जब कभी भी जेल आता है तो वहाँ के पुलिस वालों को बताता है कि मेरे चैनल का नाम है फलाना फलाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। इसकी जात का नाम, इसे कहते हैं रियल यूट्यूबर। मतलब बेटा प्रिजनर होने के बावजूद भी अपने चैनल का नाम रोशन कर रहा है। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। खैर उसके बाद राधा को सूर्या के सेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर फिलहाल सूर्या कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहा होता है या तो फिर योगा।
और राधा सूर्या को देखने के बाद उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूर्या अपने मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकालता। वो चुपचाप बैठा रहता है। और जब डिनर का वक्त आता है तो सूर्या अपना खाना लेकर कहीं दूर पे जाके बैठ के अपना खाना खा रहा होता है। तो सूर्या को देखते ही राधा भी सूर्या के पास आता है और इसके बगल में जाके बैठ जाता है। और राधा अपने प्लेट में जो खाना होता है उसमें से 2 हिस्से अलग रखता है। और ये चीज सूर्या को बहुत वियर्ड सी लगने लगती है। और सूर्या बिना पूछे राधा सूर्या को बताने लगता है कि जब कभी भी मैं खाना खाता हूँ तो मैं मेरे पेरेंट्स को याद करता हूँ। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं उनका हिस्सा अलग रखता हूँ, बस उनको याद करने के लिए। जब सूर्या माँ बाप की बात सुनता है तो सूर्या अपना खाना नहीं खाता और वो अपने खाने को डस्टबिन में फेंक के वहाँ से जाने लगता है। राधा सूर्या को रोकने की कोशिश करता है, अरे भैया भैया रुको रुको, कहाँ पे जा रहे हो, मैंने ऐसे कौन सी बुरी बात कह दी। लेकिन सूर्या कुछ भी जवाब नहीं देता, वो वहाँ से चला जाता है। और सूर्या अपने सेल में आकर आंख बंद करके अपने पेरेंट्स को याद करने लगता है। यहाँ पर सूर्या को अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आने लगता है। एक दिन जब सूर्या साइकिल चला रहा था तो उस वक्त सूर्या का फादर शराब पीता था, लेकिन अचानक से सूर्या का फादर शराब पीना बंद कर दिया। और यही बात सूर्या की माँ सूर्या के फादर से पूछा तो सूर्या की फादर ने उसके माँ को जवाब देता है कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है और इसी तरह वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो खर्चा बचाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने शराब और सिगरेट छोड़ दी। इस तरह से सूर्या अपने माँ बाप को याद करते हुए झटके से वो अपनी नींद से जाग जाता है और वो घबराने लगता है। सूर्या को घबराता हुआ देखकर राधा फौरन उसे पानी देता है और राधा सूर्या से कहने लगता है, क्यों भाई अपना गला दबा रहे हो, अगर कहीं पर आग लग जाए तो ऊपर वाले ने हमको पानी दिया है उस आग को बुझाने के लिए, और इसी तरह अगर हमारे मन में आग लगे तो उस आग को बुझाने के लिए ऊपर वाले ने हमको आंसू दिया है। अपने आँखों से आंसू बहा दो भाई, क्यों उन आंसुओं को रोक रहे हो। शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जो तुम अपने आंसुओं को बाहर नहीं ला रहे हो। क्या हुआ भाई, क्या मुझे बता सकते हो। राधा की ये बातें सुनने के बाद सूर्या झटके से फौरन राधा को गले लगा लेता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। इस तरह से स्टोरी यहाँ पर फ्लैशबैक में जाने लगती है। एक्चुअली सूर्या एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है और सूर्या के बगल में जो बंदा है वो है इसका बेस्ट फ्रेंड और इसका नाम है संतोष, जो सुख और दुख में इसके साथ होता है। खैर आज सूर्या को अपनी पहली सैलरी आई है। अपनी सैलरी लेने के बाद सूर्या अपने घर जाता है और सूर्या अपने फादर के लिए एक शराब की बोतल लाता है और अपने हाथों से एक गिलास में थोड़ा सा शराब डाल के अपने फादर को देता है। और इसके फादर पूछने लगता है, अरे बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने शराब पीना छोड़ दी ना। तो सूर्या अपने फादर से कहने लगता है, बचपन में आप मेरे लिए आपने शराब छोड़ दी और आज मैं खुद आपको आपकी शराब पिला रहा हूँ पापा। और इसी तरह से सूर्या एक टेप रिकॉर्ड प्ले करने लगता है जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने प्ले होने लगते हैं। और ये सेटअप देखकर सूर्या के फादर को उसकी जवानी याद आ जाती है। और उसी तरह से सूर्या अपने फादर को एक सिगरेट भी देता है और सूर्या अपने फादर को ऐसी हालत में देख के वो बहुत खुश होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज है। हमारे माँ बाप अपने खुशियों को कुर्बान करके हमको पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और जब हम एक अच्छे पोजीशन पे आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको उनकी खुशियाँ लौटा दें। मतलब जितना हमसे हो सकता है उतना तो हम कर सकते हैं ना। खैर एक दिन सूर्या और उसकी फैमिली, उसका फ्रेंड किसी टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो वहाँ पर सूर्या को इसकी सोलमेट दिखती है और इस बंदी का नाम होता है मीनाक्षी। और सूर्या को पहली नजर में प्यार हो जाता है और वो मीनाक्षी के पीछे हज कूते की तरह घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी सूर्या और संतोष के सामने आकर कहती है, अरे भैया रास्ते से हट जाओ, ऐसे कैसे आप रास्ते में खड़े हो गए। और यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता कि मीनाक्षी की लैंग्वेज बहुत ही रफ होती है। मतलब मीनाक्षी की लैंग्वेज एक गांव वाली लैंग्वेज होती है, ना ही सिटी वाली लैंग्वेज। और सच में मीनाक्षी की ये लैंग्वेज सुन के मुझे बहुत हंसी आई। और जब सूर्या मीनाक्षी के मुंह से भैया सुनता है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन खैर आपको पता है ना, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तो संतोष सूर्या से कहने लगता है, अरे भैया उसने मुझे कहा, तुमको नहीं, अबे लाइट लो बे। उस बाद एक दिन मीनाक्षी और उसके फ्रेंड्स थिएटर जाते हैं मूवी देखने के लिए। और उस थिएटर में फुल ऑफ पब्लिक होती है, टिकट्स मिलना मुश्किल होता है। और ये पब्लिक देखकर मीनाक्षी की फ्रेंड मीनाक्षी को डांटने लगती है, मैंने कहा था ना हम टिकट्स बुक माई शो में बुक करते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें थिएटर आके टिकट्स लेना है। अब देखो कैसे लेंगे हम टिकट्स। जब मीनाक्षी इधर उधर देखती है तो मीनाक्षी को सूर्या नजर आता है जो टिकट्स ले रहा होता है लाइन में खड़े के। और मीनाक्षी सूर्या को देखकर आवाज लगाने लगती है,
भैया, अरे ओ भैया, इधर इधर यहाँ पर। हाँ हाँ, मैं कैसे हो भैया, ठीक हो क्या, पहचाना मुझे? अरे यार, कल हम मंदिर में मिले थे, प्लीज भैया हमारे लिए भी कुछ टिकट्स ला दो ना। खैर बेचारा उसी तरह से सूर्या मीनाक्षी के लिए और उसके फ्रेंड्स के लिए टिकट्स लाता है। और टिकट्स लाने के बाद मीनाक्षी सूर्या से कहने लगती है, थैंक यू भैया, और हाँ इंटरवल को मिलना जरूर, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दिलाऊंगी। खैर उसके बाद दूसरे सीन में सूर्या और उसका फ्रेंड संतोष लड़की देखने के लिए किसी कैफे में जा रहे होते हैं। सूर्या को एक्चुअली लड़की देखना पसंद नहीं है, लेकिन इसके फादर के कहने पर सूर्या वहाँ पर जा रहा है। और जब सूर्या इस कैफे में आता है तो वहाँ पर मीनाक्षी बैठी होती है। तो मीनाक्षी सूर्या को देखते फिर से वही कहने लगती है, अरे ओ भैया, इधर इधर यहाँ पर, अरे मेरे पास आओ, यहाँ पर बैठो। तो बेचारा सूर्या उसी तरह से मीनाक्षी के पास आता है। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि सूर्या एक्चुअली मीनाक्षी को ही देखने के लिए आया है और मीनाक्षी भी सूर्या को देखने के लिए आई है। लेकिन इसके बावजूद भी मीनाक्षी सूर्या को भैया कहकर ही बुलाती है। ये सुनने के बाद बेचारे सूर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सीट से उठकर वहाँ से जाने लगता है। और तब जाके मीनाक्षी अपना असली चेहरा बाहर लाती है और सूर्या को सूर्या के नाम से बुलाने लगती है। और इसी तरह इसकी लैंग्वेज विलेज वाली लैंग्वेज नहीं होती, सिटी वाली लैंग्वेज होती है। और कहने लगती है कि मेरे पापा ने तुम्हारी फोटो पहले कब का दिखा चुके थे और जब मैंने तुमको मंदिर में देखा तो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही थ्रिलिंग लगी और तुमको टीज करने के लिए, कुछ मजाक करने के लिए मैं तुमको भैया कहकर बुलाती रही। मतलब आगे जाके जब हमारे बच्चे हमसे पूछे कि मम्मा तुम्हारी शादी कैसे हुई, तो बताने के लिए कुछ ना कुछ कहानी होना चाहिए ना। तो अब जाके बनी है फन स्टोरी। खैर उसके बाद क्या था, इन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगते हैं। लेकिन इसी दरमियान में एक कांड हो जाता है, मतलब राजगोपाल राव का मर्डर हो जाता है। ये बंदा याद है ना आपको, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो उसी वक्त एक पुलिस वाला वहाँ पर आता है और इसका नाम है CI किशोर, और यही बंदा राजगोपाल के केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तो दूसरे दिन सारे न्यूज चैनल्स में, सारे न्यूज़पेपर्स में यही सेंसेशनल न्यूज होती है कि किसी ने कल रात राजगोपाल राव की हत्या कर दी। और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, एक्चुअली राजगोपाल राव बहुत ही फेमस बंदा होता है और उसी तरह ये एक लॉयर भी। तो इतने बड़ी हस्ती की मौत हुई है, तो राजगोपाल को देखने के लिए होम मिनिस्टर नागेंद्र भी वहाँ पर आता है और मीडिया के सामने किशोर को बताने लगता है कि किशोर, किसी भी तरह करके तुम 24 आवर्स में इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दो। खैर इस तरह से किशोर राजगोपाल राव के केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। इस तरफ सूर्या, मीनाक्षी, संतोष है, ये तीनों किसी के पास आते हैं 10 लाख रुपए पैसे उधार लेने के लिए। और ये बंदा बिना श्योरिटी के, बिना बॉन्ड के सूर्या को 10 लाख रुपए दे देता है। मतलब इतना भरोसा होता है सूर्या के ऊपर। और एक्चुअली सूर्या और मीनाक्षी ये दोनों एक नया फ्लैट खरीदने के लिए 10 लाख रुपए लिए हैं और उसी तरह से वो लोग एक फ्लैट भी ले लेते हैं। और उसी तरह से सूर्या और मीनाक्षी ये दोनों अपने माँ बाप को इस चीज को सरप्राइजिंगली बताना चाहते हैं, इसलिए ये दोनों इस चीज को छुपा के रखते हैं अपने माँ बाप से। खैर इस तरह से 3 दिन गुजर जाते हैं और शिवराम नाम का एक पॉलिटिशियन पुलिस पर और इस गवर्नमेंट पर लानतान करने लगता है कि इतने बड़ी हस्ती की मौत हो चुकी है और अब तक पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है यह गवर्नमेंट। और इसी तरह से किशोर को ऊपर से प्रेशर भी होने लगता है, लेकिन इस केस में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। लेकिन तभी एक दिन किशोर को एक छोटा सा सबूत मिलता है और किशोर और उसकी टीम फौरन सूर्या के पास आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। और उस वक्त सूर्या और मीनाक्षी ये दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। ये चीज देखकर बेचारी मीनाक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो रोती हुई वहीं पर खड़ी रहती है। और पुलिस स्टेशन लाने के बाद किशोर सूर्या से पूछने लगता है, बताओ क्यों तुमने राजगोपाल की हत्या की। तो सूर्या का कहना ये होता है कि सर, मैं राजगोपाल सर को नहीं जानता, मैं उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं की। तो उसको सबूत दिखाने के लिए किशोर कुछ CCTV फुटेज दिखाने लगता है। ये देखो, पहली बार तुमने राजगोपाल को डायगोनिस्ट सेंटर पर फॉलो किया, उसके बाद तुमने एक सिग्नल पर फॉलो किया और रात होने के बाद तुम राजगोपाल को हॉस्पिटल के पास भी फॉलो करते गए। ये देखने के बाद सूर्या शॉक में रह जाता है और किशोर से कहने लगता है कि सर एक्चुअली मैं मेरे माँ के रिपोर्ट्स लेने के लिए डायगोनिस्ट सेंटर गया था। अब उस सिग्नल की बात करें तो सर वो एक कोइंसिडेंस है सर। और अब हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो वो रिपोर्ट्स दिखाने के लिए मैं हॉस्पिटल गया और इत्तेफाक से राजगोपाल सर वहाँ पर थे। मेरी बात मानो सर, मैंने उनकी हत्या नहीं की। इस तरह से पूछताछ करते हुए किशोर सूर्या को उसकी बीवी के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। तो सूर्या को बहुत गुस्सा आता है और सूर्या भी अपनी आवाज ऊंची करने लगता है, लेकिन किशोर अपने पैरों तले इसका गला कुचलने लगता है
और किशोर अपने पुलिस वालों से कहता है जाओ इसे सेल में ले जाकर इसके मुंह से सच उगलवाओ। तो इस तरह से पुलिस वाले बेचारे सूर्या को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। और जब किशोर सूर्या की बैग को चेक करने लगता है तो ऑफकोर्स वहाँ पर 10 लाख का चेक होता है जो आज सुबह सूर्या और मीनाक्षी ने फ्लैट खरीदा था। खैर ये जान लेने के बाद सूर्या की सारी फैमिली पुलिस स्टेशन आती है, लेकिन ये पुलिस वाला सूर्या से मिलने नहीं देता और कहने लगता है अरे सर आप घर जाइए, FIR दर्ज हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको मिलना है तो कोर्ट में मुलाकात कर लेना, जाइए सर जाइए यहाँ से। तो बेचारे सूर्या की फैमिली वहाँ से चली जाती है। खैर दूसरे दिन सूर्या को कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कोर्ट में आने के बाद जज डिफेंस लॉयर को बुला दी है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि राजगोपाल एक लॉयर है जिसकी वजह से सूर्या को डिफेंस लॉयर नहीं मिला, मतलब सूर्या के लिए ये परमिशन नहीं है। खैर इसके बाद जज किशोर से एविडेंस मांगने लगती है। तो किशोर उसी तरह से जज साहब को वो CCTV फुटेज दिखाने लगता है जहाँ पर सूर्या ने राजगोपाल को फॉलो किया था, मतलब ऐसा किशोर का मानना है। और इसी तरह किशोर वो 10 लाख का चेक भी दिखाता है और जज को बताने लगता है कि सूर्या ने किसी से सुपारी ली और उसी का चेक है ये। और इसी तरह लॉयर जज साहब से अपील करने लगता है तो जज साहब ये 10 लाख रुपए कहाँ से है, सूर्या ने किससे ये सुपारी ली, ये सब उगलवाने के लिए सूर्या को फिर से पुलिस स्टेशन भेज दिया जाए। ये सुनने के बाद सूर्या गिड़गिड़ाते हुए जज साहब से कहने लगता है कि मैडम वो 10 लाख रुपए मैंने उधार पे लिया था फ्लैट लेने के लिए। लेकिन वो जज एक बात भी नहीं सुनती और उल्टा सूर्या से कहने लगती है जब तुमसे सवाल किया जाए तभी तुम आंसर देना। और वो जज सूर्या के लिए एक डिफेंस लॉयर को अपॉइंट करने के लिए कहती है और इसी तरह से सूर्या को 3 दिन के लिए कस्टडी में भेज देती है। ये फैसला सुनने के बाद बेचारा सूर्या गिड़गिड़ाने लगता है मैडम प्लीज मैंने ये हत्या नहीं की, ये CA किशोर जानबूझ के मुझे फंसा रहा है। और जब सूर्या की फैमिली बाहर आती है तो सारे मीडिया वाले सूर्या की फैमिली को घेर लेते हैं, उससे काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं। तो सूर्या का फादर मीडिया से हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप तो मीडिया है ना, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, मेरा बेटा बेगुनाह है, प्लीज आप मेरे बेटे को बचाने में मदद करो। खैर उसके बाद किशोर सूर्या को पुलिस स्टेशन में लाने के बाद सूर्या को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। जब एक लाठी टूटती है तो किशोर दूसरी लाठी लेता है, जब दूसरी टूटती है तो तीसरी लेता है। और इस तरह सूर्या के माँ बाप अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगते हैं और कॉलोनी वालों से और अपने रिश्तेदारों से कहने लगते हैं जब तक मेरा बेटा जेल से बाहर नहीं आता तब तक ये दरवाजे बंद रहेंगे, अगर किसी ने अंदर आने की कोशिश की तो हम दोनों अपने आप को आग लगा लेंगे। इस तरह से सूर्या के माँ बाप एक वचन लेते हैं, एक उपवास रखते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन में सूर्या को दिखाया जाता है जो बेहोश पड़ा रहता है और किशोर सूर्या को उठाने के लिए कहता है और सूर्या के सामने पेपर रखकर सूर्या से कहने लगता है कि तुम इस पेपर पर साइन करो, कबूल कर लो कि तुमने ही उस मर्डर को किया। लेकिन सूर्या इस पेपर को फाड़ते हुए किशोर को जवाब देने लगता है अगर तुम्हारी डैश में दम है तो तुम असली कातिल को पकड़ के इस पेपर में साइन करवाओ। और इस तरफ मीडिया सूर्या के घर के पास आती है जहाँ पर सूर्या की कॉलोनी वाले भी उपवास में लगे रहते हैं। तो ये न्यूज़ देखने के बाद किशोर के होश उड़ जाते हैं और वो एक प्लान बनाता है और इसी प्लान के मुताबिक किशोर सूर्या को किसी जगह पर लाता है जहाँ पर सूर्या के सामने ही किशोर कुछ सामान को कलेक्ट करने लगता है जैसे मर्डर वेपन, चाकू। और इसी तरह किशोर वहाँ पर 2 लोगों को बुलाता है एज ए गवाही की तरह, मतलब कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए। और उसी तरह किशोर एक फेक शर्ट को भी गैदर करता है। मतलब यहाँ पर बात यह है कि इस तरह से किशोर कुछ झूठे सबूत बनाता है सूर्या के खिलाफ और 3 दिन के बाद किशोर यही सबूत जज सामने पेश करता है, जैसे मर्डर वेपन और मर्डर के वक्त पहना हुआ शर्ट। और ऑफकोर्स जज ने एक डिफेंस लॉयर को हायर किया था। तो ये डिफेंस लॉयर झटके से अपने सीट से खड़ा होकर जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब इस मुकदमे पर बहस करने के लिए मुझे और थोड़ा वक्त दीजिए। ये सुनने के बाद जज सूर्या को 14 दिन के लिए रिमांड में भेज देती है। इस तरह से सूर्या 14 डेज के लिए जेल जाता है और ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था। और दूसरे दिन पुलिस सूर्या को किसी जगह पर लाती है और यहाँ आने के बाद सूर्या को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली इसके माँ बाप की मौत हो चुकी है। मतलब सूर्या जेल से बाहर ना आने की वजह से सूर्या के माँ बाप अपने आप को आग लगा लिया और सूर्या अपने माँ बाप को चिता देते हुए अपना एक छोटा सा इंसिडेंट याद करने लगता है कि एक दिन सूर्या ने अपने घर में एसी लगवाई थी। तो उस वक्त सूर्या के फादर ने सूर्या से पूछा, अरे बेटा हमको एसी की क्या जरूरत है? तो सूर्या उस वक्त अपने फादर से कहने लगा, अरे पापा आप रुकिए, आने वाले दिनों में गर्मियाँ बहुत बढ़ने वाली है,
आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे पापा। लेकिन आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि सूर्या अपने माँ बाप को आग लगा रहा है। खैर चिता देने के बाद किशोर सूर्या के पास आकर कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे केस में तुम्हारे माँ बाप बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, इसीलिए एक दिन मैंने चुपके से उन पर अपनी सिगरेट फेंक दी तो बेचारे जल के मर गए। अरे पागल, जुर्म कबूल कर ले तो क्या जाता तुम्हारा, सिर्फ 14 साल की सजा हो जाती। अब तुम तो ठहरे अच्छे बंदे, तो 7 साल में तुम बाहर आ जाते। ये सुनने के बाद सूर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो किशोर को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। लेकिन तभी पुलिस भी सूर्या को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है। खैर उसके बाद जब सूर्या इस जेल में आया था तो सूर्या इस जेल से भागने की 2 बार कोशिश की थी किशोर को मारने के लिए, लेकिन 2 बार भी सूर्या पकड़ा गया और सूर्या के ऊपर एक और केस दर्ज हो गया कि ये जेल तोड़ के भागने वाला था। और जब कुछ दिनों बाद फिर से सूर्या को अदालत में पेश किया जाता है तो ये बंदा जज के सामने झूठ कहने लगता है कि मैंने सूर्या को अपने पैसे नहीं दिया। मतलब ये बंदा वही है जो सूर्या को 10 लाख रुपए उधार पे दिया था। तो ये बंदा अपनी बात से मुकर जाता है। उसके बाद एक और बंदा आता है अपनी गवाही देने के लिए और इस बंदे का कहना यह होता है कि आधी रात को इस बंदे ने सूर्या को देखा था राजगोपाल को मर्डर करते हुए। मतलब ये एक लौता आई विटनेस है। इस तरह से जेल में रहते हुए सूर्या को 1 साल गुजर जाता है और 1 साल के बाद मीनाक्षी, संतोष और मीनाक्षी का फादर सूर्या के पास आते हैं और मीनाक्षी का फादर सूर्या से कहने लगता है, देखो बेटा, पता नहीं तुम कब बाहर आओगे भी या नहीं वो भी पता नहीं। मेरी बेटी को बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं और तुम्हारे बारे में जानते हुए भी एक लड़का मीनाक्षी से शादी करना चाहता है। ये सुनने के बाद सूर्या भी मीनाक्षी से कहने लगता है, तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं सही है मीनाक्षी, मुझे खुद पता नहीं कि मैं कब बाहर आऊँगा। एडवांस हैप्पी मैरिड लाइफ मीनाक्षी। और सूर्या संतोष से कहने लगता है कि आज के बाद से तुम मुझे मिलने बिल्कुल भी मत आओ। अगर वो सीए किशोर ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक मैं जेल में हूं तो तुम मुझे भूल जाओ। अगर मैं जेल से रिहा हो जाऊं तो तुम मुझे लेने आना, अगर नहीं तो मेरी लाश लेने के लिए आना। प्लीज संतोष, मुझे मिलने के लिए दोबारा मत आओ। सूर्या ऐसा कहते हुए अपनी आंखों में आंसू लेके अंदर चला जाता है। मतलब फिलहाल सूर्या की जिंदगी में जो अपने थे वो ऑलमोस्ट चले गए हैं। इसके माँ बाप, इसकी बीवी और इसका फ्रेंड भी। सूर्या अब अकेला पड़ चुका है। इस तरह से सूर्या इस जेल में 5 साल तक अपनी जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन सूर्या को इंसाफ ही नहीं मिला, ना ही सूर्या दोषी है। इस तरह से सूर्या अपनी कहानी राधा को बता रहा होता है। खैर एक दिन एक कांस्टेबल सूर्या के पास आकर कहता है कि सूर्या, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। अरे भाई, बहुत दिनों बाद कोई बंदा तुमसे मिलने के लिए आया है। यह सुनने के बाद सूर्या को बहुत बड़ा झटका लगता है। मुझसे मिलने के लिए कौन आया होगा? संतोष तो नहीं आएगा। तो बाद में सूर्या को पता चलती है कि सूर्या से मिलने के लिए एक लड़की वहाँ पर आती है और इस लड़की का नाम है आध्या और ये एक लॉयर है। और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। और आध्या सूर्या से कहने लगती है कि पिछले 6 महीनों से मैं आपकी केस की स्टडी कर रही हूँ और मैं आपको बेल दिलाने के लिए आई हूँ। यह सुनने के बाद सूर्या गुस्से में आकर आध्या से कहने लगता है, मुझे बेल नहीं चाहिए, चाहे मैं यहाँ पर 5 साल रहूँ या 10 साल रहूँ, किसी न किसी दिन मैं इस जेल से बाहर आकर उस किशोर को मार दूंगा। ये सुनने के बाद आध्या सूर्या को एक छोटा सा मैसेज देती है कि हमारा क्रोध समस्या को पैदा करता है, लेकिन हमारी सोच उसका सॉल्यूशन बताती है। आध्या की ये बात सुनने के बाद सूर्या को अपने बचपन का एक छोटा सा इंसिडेंट याद आने लगता है, जहाँ पर सूर्या ने एक दिन किसी बच्चे को मार पीट दिया था गुस्से में आकर, और उस वक्त सूर्या के फादर ने यही बात कही थी। उसके बाद आध्या सूर्या से कहती है, अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो लीगली उससे रिवेंज लो। हमारे लीगल सिस्टम के पास तुम जैसे कैदियों के लिए एक सेक्शन है और वो है सेक्शन 211। और इस सेक्शन का यही खास मतलब है, अगर कोई भी बंदा किसी बंदे को जानबूझ के किसी केस में फंसा दिया तो वो बंदा जेल से बाहर आकर उस बंदे पर सेक्शन 211 का केस ठोकेगा और जितनी सजा ये काटा उतनी सजा उस बंदे को भी मिलेगी। दैट इज द पावर ऑफ सेक्शन 211। और तब जाके सूर्या बेल पेपर्स पर साइन करता है। उसके बाद दूसरे दिन आध्या कोर्ट से परमिशन लाती है और यही बात बताने के लिए वो सूर्या के पास आती है। और उस वक्त आध्या ये चीज देखकर शॉक में रह जाती है कि सूर्या कुछ कैदियों से लड़ झगड़ रहा होता है। राधा सूर्या को रोकने की कोशिश करता है कि भैया उन लोगों को मत मारो वरना तुम्हें बेल नहीं मिलेगी। 5 साल के बाद तुम बाहर जा रहे हो, प्लीज भैया बंद करो ये। लेकिन इसके बावजूद भी सूर्या मारपीट नहीं रोकता और ये देखकर वो कांस्टेबल आध्या से कहने लगता है
बेचारा 5 साल से इस जेल में है। मैंने सोचा कि आज वो बेल पे बाहर जाएगा, लगता है अब तो बेचारे की जिंदगी जेल में ही कटेगी। ये सुनने के बाद आद्या कहती है मुझे भी यही चाहिए, और ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर जाने लगती है। तो आद्या की ये बात सुनकर राधा भी शॉक में रह जाता है, और उसी तरह सूर्या भी। और इस तरह से यहाँ पर आधी फिल्म खत्म होती है। खैर दूसरे सीन में राधा आद्या के पास आता है। मतलब फिलहाल राधा जेल से छूट गया है और राधा आद्या को दीदी कहकर बुलाते रहता है। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, और आद्या ने ही राधा को जेल भेजा था सूर्या पर नजरें रखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। और कार में बैठने के बाद राधा आद्या से यही पूछने लगता है, इतना सारा सब कुछ होने के बाद तुम अपनी बात से मुकर क्यों गए, और मुझे क्यों कहा इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब जब राधा जेल गया था उस वक्त आद्या राधा को एक कैमरा देके भेजी थी। खैर ये सुनने के बाद आद्या राधा से कहने लगती है, राधा तुम एक फेक आईडी बनाकर इस वीडियो को सोशल मीडिया में फैला दो। और उस वीडियो क्लिप में ये क्लिप होती है जब राधा सूर्या के पास गया था उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए कि कल ये जेल से बाहर जा रहा है। तो सूर्या भी बहुत खुश होता है, और तभी वहाँ पर 2-3 कैदी आकर अपने आप को जख्मी करने लगते हैं और सारा इल्जाम वो सूर्या पर डालने लगते हैं। इस तरह से वो कैदी सूर्या को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं, और बेचारा सूर्या कब तक सहेगा। तो सूर्या भी उन पर पलट गया, और सच में ये न्यूज सारे न्यूज चैनल्स में टेलीकास्ट होने लगती है, और न्यूज रिपोर्टर्स उस जेल की धज्जियां उड़ाने लगते हैं क्या हुआ ह्यूमन राइट्स का। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि उस जेल का जो जेलर होता है उसी ने ये सब कांड किया था ताकि सूर्या उस जेल से बाहर ना आ पाए, और ये बंदा भी किशोर का बंदा होता है, और एक्चुअली किशोर ने ऐसा करने के लिए इस बंदे से नहीं कहा था। खैर दूसरे दिन कमेटी मेंबर्स सूर्या के पास आते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन सूर्या को माफी नहीं चाहिए, इसे इंसाफ चाहिए, इसे फैसला चाहिए। तो इस तरह से सूर्या का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है फटाफट से वहाँ पर फैसला हो जाएगा, और दूसरे ही दिन सूर्या को कोर्ट में पेश किया जाता है। तो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी सीट से खड़ा होकर जज साहब से अपील करने लगता है, इस बंदे को 5 साल पहले ही सजा होनी चाहिए। सारे सबूतों को इकट्ठा करते हुए जज साहब आप जल्द से जल्द इस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये सुनने के बाद आद्या अपनी सीट से उठती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चाहता था तो इस पार्ट को स्किप कर सकता था, लेकिन डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ लोगों को ये मुकदमा सुनना नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, और जो लोग डिटेल में सुनना चाहते हो यू कैन कंटिन्यू। मतलब यहाँ पर देखिए आद्या ने किस तरह से डिफेंस किया है। पहले आद्या किशोर से सवाल करने लगती है कि किशोर ने सूर्या पर एक इल्जाम लगाया था कि सूर्या ने 10 लाख रुपए सुपारी ली थी, लेकिन जज साहब 5 साल बीत चुके हैं, कहाँ है वो सुपारी देने वाला। और इसी तरह जज साहब जब किसी भी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है तो एक सीक्वेंस में एक चैन में पुलिस कोर्ट को सबमिट करना होता है, लेकिन जज साहब कहाँ है वो चैन, और इसी तरह दूसरा अक्यूज कहाँ पर है। ये सवाल सुनने के बाद जज किशोर से सवाल पूछने लगता है, क्यों भाई तुम्हारे पास कुछ है बोलने के लिए। तो किशोर जज साहब से कहने लगता है, सर वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। तो जज कहता है, और कितने दिन यार, 5 साल बीत चुके हैं, कब पकड़ोगे तुम। उसके बाद आद्या जज साहब को वो शर्ट दिखाती है जो किशोर ने उस दिन सबमिट किया था, और उसी तरह जज को वो वीडियो क्लिप भी दिखाती है जहाँ पर किशोर का मानना था कि सूर्या ने 3 बार राजगोपाल को फॉलो किया था। लेकिन जज साहब आप इस क्लिप में गौर से देखिए, उस वक्त सूर्या ने कोई और शर्ट पहनी थी, और जज साहब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 10 मिनट के अंदर सूर्या ने अपना शर्ट चेंज करके राजगोपाल को कत्ल कर दिया। आखिरकार कत्ल करने के लिए शर्ट चेंज की क्या जरूरत थी। और इसी तरह आद्या जज को कहने लगती है कि जज साहब पुलिस ने जिस शर्ट को सबमिट किया था उसका साइज है XXL, लेकिन मेरे क्लाइंट का शर्ट का साइज है L। तो जज साहब एक ही झटके में मेरा क्लाइंट अपना शर्ट कैसे चेंज कर सकता है। यह सुनने के बाद किशोर के और उसके लायर के पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद आद्या फॉरेंसिक वाले बंदे को कटघरे में बुलाती है, और यहाँ पर बात यह है कि राजगोपाल को एक चाकू से कत्ल किया, और वो चाकू राजगोपाल के सीने में तकरीबन 9 इंच तक धसी थी। तो इसको नजर में रखते हुए आद्या जज साहब को सूर्या की कुछ रिपोर्ट्स दिखाने लगती है कि बचपन में सूर्या के अंगूठे को चोट आई थी, जिसकी वजह से सूर्या का अंगूठे का ग्रिप चला गया। और आपने गौर किया कि जब कभी भी सूर्या साइन करता है, सूर्या उस पेन को अपने अंगूठे से नहीं पकड़ता, वो अपने सामने के दोनों उंगलियों से पकड़ता है। तो आद्या उसके एक्सरे रिपोर्ट्स जज साहब को दिखाती है, और जज साहब से पूछने लगती है, आप ही बोलिए जज साहब कि सूर्या के पास पेन पकड़ने का ग्रिप नहीं है
तो वो कहाँ से चाकू पकड़ेगा और 9 इंच तक कैसे स्टैप कर सकता है। तो ये चीज भी इन दोनों को बहुत बड़ा झटका देती है। उसके बाद आद्या इस केस के आई विटनेस को बुलाती है, चंद्रैया। याद है ना आपको ये बंदा? और इस बंदे का कहना ये है कि उस रात इस बंदे ने सूर्या को अपनी आंखों से देखा था राजगोपाल को मारते हुए। खैर आद्या चंद्रैया से पूछने लगती है, आप हमेशा स्पेक्स पहने रहते हो क्या? तो चंद्रैया कहता है, हाँ मैडम, बिना चश्मे के मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये सुनने के बाद आद्या जज साहब को एक वीडियो क्लिप दिखाती है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन चंद्रैया एक धरने में बैठा था और उस धरने में लाठी चार्ज हुई थी और उसी हाथापाई के दौरान चंद्रैया अपना चश्मा खो दिया था। उसके बाद पुलिस चंद्रैया को 5 बजे रिहा कर दिया और 5 बजे के बाद चंद्रैया हॉस्पिटल जाके एक नया चश्मा ऑर्डर किया और वो चश्मा चंद्रैया के पास 3 दिन के बाद आया। तो आप ही बोलिए जज साहब, बिना चश्मे के चंद्रैया सूर्या को कैसे देख सकता था मर्डर करते हुए? हालांकि उस दिन चंद्रैया के पास उसका चश्मा ही नहीं था। खैर इस तरह से सारे सबूतों को सामने रखते हुए आद्या जज साहब से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरे क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दे। तो जज कोर्ट के सामने कहता है कि इस केस का फैसला 4 दिन बाद होगा या 4 तारीख को होगा। एनीवेज, जज का ये फैसला सुनने के बाद सूर्या के अंदर एक घबराहट सी पैदा होने लगती है और उसी तरह किशोर के अंदर और उसी तरह आद्या के अंदर भी। तो दोस्तों यहाँ पर आद्या के पास आपने गौर किया कि आद्या कुछ खा रही है ना, क्या है वो? खैर कुछ दिनों बाद कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है और जज अपना फैसला ये सुनाता है कि सूर्या को रिहा कर दे। ये सुनने के बाद सूर्या बहुत खुश होता है और पहले सूर्या अपने फ्रेंड संतोष के पास जाता है और उससे गले लगता है और कोर्ट से बाहर आने के बाद सूर्या किशोर के पास जाता है। जब सूर्या किशोर को कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी इसको उसके फादर की वो बात याद आने लगती है कि गुस्से में कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करो। ये सोचने के बाद सूर्या कुछ ना कहते हुए वो अपने गाड़ी में आके बैठ जाता है और ये चारों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद सूर्या अपने घर में आता है जहाँ पर सूर्या अपने माँ बाप को याद करता है, जले हुए माँ बाप को। उसके बाद सूर्या अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है, मीनाक्षी के पास, और उस वक्त मीनाक्षी की एक छोटी बेटी होती है और मीनाक्षी भी अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती है। तो सूर्या मीनाक्षी को भी कुछ भी नहीं कहता। तो ये चीज देखने के बाद मुझे थोड़ा बुरा लगा। मीनाक्षी रुक सकती थी ना, आखिरकार सूर्या इसका प्यार है, पता नहीं ये सही है या गलत है। खैर उसके बाद सूर्या राजगोपाल के घर जाता है और यहाँ पर सूर्या को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली आद्या राजगोपाल की बेटी है, जो रिसेंटली अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करके आद्या सूर्या का केस टेक ओवर किया है। और इस तरफ आद्या सेक्शन 211 की प्रिपरेशन कर रही होती है। किसके खिलाफ? किशोर के खिलाफ। और आद्या को पहले से ही शक था कि सूर्या बेगुनाह है और सूर्या को जानबूझ के कोई फंसा रहा है। और उसके बाद सूर्या आद्या के पास जाता है और आद्या सूर्या से कहने लगती है कि मैंने सेक्शन 211 की सारी तैयारी कर दी है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। लेकिन सूर्या आद्या से कहने लगता है, हाँ उसके ऊपर केस ठोकेंगे, लेकिन कुछ समय बाद। हमारे केस में मेन कैरेक्टर है वो है चंद्रैया, आई विटनेस, उसको पहले हम हैंडल करना होगा। तो खैर उसी तरह से सूर्या प्लान बनाकर चंद्रैया को उठा लेता है और एक्चुअली चंद्रैया एक शराबी होता है और सूर्या चंद्रैया के सामने एक शराब की बोतल रख देता है, क्योंकि जब चंद्रैया शराब पीता है तो उसके मुंह से सच अपने आप निकलने लगते हैं। लेकिन चंद्रैया सूर्या की प्लान को पहचान लेता है और वो शराब पीने से मना कर देता है। इस तरह से तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन चंद्रैया शराब को हाथ तक नहीं लगाता। लेकिन जब रात के 12 बजते हैं तो चंद्रैया बोतल उठाने लगता है। अफकोर्स शराबी कब तक अपने आप को रोक सकेगा, और थोड़ा बहुत शराब पीने के बाद तब जाके चंद्रैया इन लोगों को असली सच बताने लगता है कि चंद्रैया किशोर के पास तकरीबन 10 साल से काम कर रहा है। और एक दिन किशोर 2 बंदों को बुलाता है और उन दोनों को राजगोपाल की फोटो दिखाकर कहता है कि तुम दोनों इस बंदे को मारना है और राजगोपाल को मारने के बाद तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाना, तुम्हें जो कुछ भी जरूरत हो वो चंद्रैया देख लेगा। इस तरह से किशोर उन दोनों के सहारे से राजगोपाल को मरवाया था। और जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन सुबह शिवराम नाम का एक पॉलिटिशियन किसी धरने में बैठा था और किशोर चंद्रैया से कहता है, चंद्रैया तुम अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक हंगामा खड़ा करो। और जब शिवराम अपने आदमियों को लेकर खामोशी से धरना कर रहा होता है तो चंद्रैया अपने आदमियों को लेकर पुलिस पर पत्थर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाले लाठी चार्ज पर उतर आए और उस लाठी चार्ज के दौरान चंद्रैया का चश्मा टूट गया। खैर रात होने के बाद मौका देकर वो दोनों राजगोपाल को मार देते हैं और वो दोनों अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और 2 दिन के बाद चंद्रैया उन दोनों के पास जाता है और वो दोनों चंद्रैया को शराब पिलाने के लिए बिठा देते हैं
और शराब पीते पीते चंद्रया इन दोनों से असली सच बताने लगता है कि कुछ दिनों बाद किशोर भी तुम दोनों को मारने का प्लान कर रहा है और तुम लोगों ने जिस बंदे को मारा है वो एक बड़ी हस्ती है। चंद्रया की ये बातें सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और दूसरे दिन चंद्रया यही बात किशोर को फोन करके बताता है। और उस वक्त किशोर के पास दो प्रॉब्लम्स होती है, एक है इसके सुपीरियर का प्रेशर और दूसरा है वो दोनों इसके चंगुल से भाग चुके हैं। खैर बहुत सर्च करने के बाद किशोर उन दोनों को फाइंड आउट कर लेता है और उनको गोली मार देता है। इस तरह से चंद्रया ये सारा सब कुछ सूर्या को बताने लगता है और उसके बाद आध्या किशोर पर सेक्शन 211 का केस ठोक देती है। केस ठोकने के बाद किशोर एक लॉयर के पास आता है इसका केस लड़ने के लिए और ये लॉयर किशोर को चंद्रया को बुलाने के लिए कहता है। जब किशोर चंद्रया को फोन करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ में रहता है और ये देखकर ये लॉयर समझ जाता है कि हो सकता है चंद्रया सूर्या के कब्जे में हो, क्योंकि इस केस का मेन कैरेक्टर वही है। खैर सिर्फ सूर्या चंद्रया से कहने लगता है प्लीज यार कोर्ट में एक बार सच बोल के तो देखो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही पता नहीं कितने बेगुनाह लोग जेल में सड़ रहे हैं। खैर चंद्रया मान लेता है कोर्ट आकर सच बताने के लिए और दूसरे दिन उसी तरह से कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है, जहां पर ये लॉयर अपने सीट से उठकर जज साहब से कहने लगता है कि मेरे क्लाइंट पर जो कुछ भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब कुछ झूठ है। उसके बाद आद्या जज साहब से कहने लगती है कि जज साहब मैं आपके सामने एक गवाह पेश करना चाहती हूँ, इस केस का मेन कैरेक्टर, और चंद्रया को बुलाने लगती है लेकिन चंद्रया वहाँ पर नहीं आता। और उसी वक्त किशोर को ये मैसेज आता है कि तुम्हारा काम हो चुका, कूल रहो तुम, मतलब चंद्रया किडनैप हो चुका है। खैर चंद्रया न आने की वजह से आध्या जज साहब से कुछ समय मांगती है तो जज उसी तरह से 4 दिन का वक्त देता है और बाहर आने के बाद किशोर सूर्या से चैलेंज करने लगता है, उसको अनाप शनाप बकने लगता है और उसके सामने ये भी कहने लगता है कि चंद्रया को किडनैप करने वाला मैं ही हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जब किशोर अपनी कार में जा रहा होता है तो किशोर किसी बंदे को थैंक यू कहकर मैसेज भी सेंड करता है और वो बंदा और कोई नहीं एक्स होम मिनिस्टर नागेंद्र। 5 साल पहले ये होम मिनिस्टर था और अब एक्स होम मिनिस्टर है और एक्चुअली सूर्या को फंसाने में इसी का हाथ है और उसी तरह चंद्रया को किडनैप करने में भी और राजगोपाल को मरवाने में भी। खैर उसी दिन रात सूर्या और आध्या ये न्यूज देखते हैं कि चंद्रया मर चुका है और ऑफ कोर्स ये काम उन्हीं लोगों का है। तो ये देखकर सूर्या के मन में एक सवाल पैदा होने लगता है कि आखिरकार क्या वजह पड़ी कि किशोर ने राजगोपाल को मरवाया। उसके बाद ये चारों लोग 5 साल के पहले न्यूज़पेपर्स छान मारने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिंपल से कहानी बता देता हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा था कि 5 साल पहले नागेंद्र होम मिनिस्टर था और उस वक्त नागेंद्र ने जमीनों के बारे में एक स्कैम किया था और शिवराम नाम का एक पॉलिटिशियन इसके बारे में आवाज उठाने लगा और नागेंद्र उस न्यूज को दबाने के लिए एक नया न्यूज सामने लगाने की कोशिश की और वो न्यूज क्या थी, ये ग्रेट पर्सन की मौत और वो है राजगोपाल की मौत। इस तरह से नागेंद्र किशोर की मदद से राजगोपाल की हत्या करवा दी ताकि अपने स्कैम की न्यूज दबी रहे और ऑफ कोर्स हुआ ऐसा ही। खैर 4 दिन के बाद फिर से सुनवाई होती है और जो कुछ भी आध्या ने गैदर किया वो सब जज साहब के सामने पेश करती है कि ये कहानी एक स्कैम से स्टार्ट हुई थी। खैर उसके बाद आध्या किशोर को कटघरे में बुलाती है और उसे पूछने लगती है कि आप पैदाइशी रिच थे या पुअर थे। तो किशोर जवाब देने लगता है मैं रिच ही था। तो आध्या किशोर से पूछने लगती है आप इतना रिच होने के बावजूद भी आपको जमीन की क्या जरूरत पड़ी, हालांकि उस दिन होम मिनिस्टर ने गरीबों के लिए पेपर्स बांटे थे, लेकिन आप तो गरीब नहीं हो ना, और इसी तरह आपके फैमिली मेंबर्स भी। इस तरह से कहते हुए आध्या जज साहब के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने लगती है और एक्चुअली वो जमीनें किशोर और उसके फैमिली पर रजिस्टर्ड थे और इसी तरह नागेंद्र हर महीने किशोर की वाइफ को कुछ पैसे सेंड करता था। यही सवाल वो किशोर से पूछने लगती है लेकिन किशोर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं होता। उसके बाद आध्या चंद्रया के बारे में बात करते हुए जज साहब से कहने लगती है कि जिस दिन चंद्रया इस कोर्ट में नहीं आया उस दिन किशोर को एक मैसेज आया और जज साहब आप इस सीसीटीवी फुटेज को चेक कर सकते हो, जहां पर सच में जज ये देखता है कि किशोर को एक मैसेज आया था और वो मैसेज देखकर किशोर तसल्ली लेने लगता है, जिसका मतलब है जज साहब चंद्रया को गायब करने में किशोर का हाथ है। उसके बाद आध्या जज साहब से ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो किशोर के और नागेंद्र के बीच जो कुछ बातें हुई है उसका डेटा मंगाया जाए ताकि कोर्ट को साफ पता चल सके कि इन दोनों में क्या बातचीत हुई है। तो जज इसके लिए भी परमिशन दे देता है और इसी तरह डेटा लाने के लिए कुछ समय भी दे देता है। उसके बाद ये तीनों लोग डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरह से ये लोग इस केस से बाहर निकले। तो ये लॉयर एक ही सॉल्यूशन इन दोनों को बताने लगता है
कि आध्या खुद ब खुद इस केस को विथड्रॉ कर ले। और उसी दिन रात नागेंद्र आध्या को अपने पास बुलाता है, उसे एक छोटी सी वार्निंग देता है कि तुम इस केस को विथड्रॉ कर लो, लेकिन आध्या इस बात के लिए मानती नहीं। तो जब आध्या वहाँ से जा रही होती है तो इसके सामने सूर्या को लटकाया जाता है। मतलब ये लोग सूर्या को भी धोखा देकर यहाँ पर लाए हैं और इसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। और नागेंद्र सूर्या को दिखाकर आध्या से कहने लगता है, अब तो तुम इस केस को विथड्रॉ कर लोगी ना। तो बेचारी आध्या अपने घर आते आते यही सोचने लगती है, क्या मैं केस को विथड्रॉ कर लूं या नहीं। जब दूसरे दिन आध्या कोर्ट में आती है तो वहाँ पर सूर्या का फ्रेंड संतोष आता है और घबराते हुए आध्या से पूछने लगता है कि मैडम सूर्या का फोन नहीं लग रहा, उसी तरह सूर्या को कोई अता पता नहीं, कहाँ है सूर्या। तो आध्या जो कुछ हुआ वो सब इन दोनों को बताने लगती है। ये सुनने के बाद बेचारा संतोष घबरा जाता है और आध्या से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज मैडम आप इस केस को विथड्रॉ कर लीजिए, मुझे मेरा सूर्या लौटा दीजिए। लेकिन आध्या इन दोनों को सूर्या की एक बात याद दिलाने लगती है, मतलब आज़ादी पाने के लिए कुछ लोगों को सैक्रिफाइस होना जरूरी है। और यहाँ पर सूर्या ये चाहता है कि सूर्या जैसे लोगों को इंसाफ मिले। और तभी उसी वक्त सूर्या घायल हालत में कोर्ट में आता है और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि सूर्या उन लोगों से बचकर कोर्ट आया है और जज साहब से रिक्वेस्ट करने लगता है कि किसी भी तरह करके ऐसे लोगों को इंसाफ मिले। उसके बाद किशोर और नागेंद्र के बीच जो बातें हुई थी वो सब प्ले करने लगती है आध्या, जहाँ पर कोर्ट को साफ पता चल चुका होता है कि राजगोपाल को मारने में नागेंद्र और किशोर का हाथ है और जज इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना देता है। और फाइनली डायरेक्टर हमको एक और मैसेज देते हैं, हर एक जीत की एक लड़ाई होती है और वो लड़ाई एक कदम से शुरू होती है और वही कदम हमारे जीत की आरंभ है। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी कि एक बंदे को तकरीबन 25 साल के बाद रिहा किया गया और वो बंदा बेगुनाह था। कौन लौटाएगा उसके 25 साल। दुनिया में सबसे कीमती चीज है वो है वक्त। अगर एक सेकेंड भी हमारे जिंदगी से गया वो लौट के वापस नहीं आता। इस तरह से ये आरंभ मूवी दी एंड होती है। बहुत लंबी वीडियो है ना, क्या करें, स्टोरी भी बहुत लंबी है। कमेंट करके बताना जरूर मूवी कैसे लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।